नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उन फैक्ट्स का हम डिस्कस करेंगे। ये विशेष तौर पर राजस्थान जो डीएलबी जो विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग, इसके अंतर्गत कल जो एएन का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एएन के एग्ज़ाम के आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज है, वो एक वीडियो है, वो मैं लेकर आया हूँ। तो इसमें पूरा हम आर्थिक समीक्षा, जिसमें आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, आपकी जो सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई है उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उनका हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके कल के एग्ज़ाम में इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिले। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक इत्मीनान से देखिए और निश्चित रूप से कल के परीक्षा में आपसे यहाँ से सवाल है वो देखने को मिलेंगे। तो ये राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है, तो इसमें से आपके जो सवाल है वो मेनली पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक तो आपका जो कृषि का चैप्टर है, इसके अलावा जो उद्योग का चैप्टर है, मैन्युफैक्चर इत्यादि, तो उनसे संबंधित मेनली सवाल है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आर्थिक जो सूचक दिए हुए हैं, जैसे राजस्थान की जो मानविकी है, जनसंख्या वगैरह है, तो जनसंख्या आपके राजस्थान भूगोल के भी चैप्टर में है, तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे के फ्रंट पेज में दे रखा था। तो एक बार इनका भी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, आप सभी को पता होगा। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़ है, और जो भारत की कुल जो जनसंख्या है उनका कितना है, 5.6% है, और राजस्थान का जो टोटल एरिया है वो भारत के कुल भूभाग का 10.41% है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अगर 10 डिकेडल जो वृद्धि दर है, दशकीय जो वृद्धि दर है, इसकी बात करें तो राजस्थान में दशकीय जो वृद्धि दर है वो 21.3% रही है। यानी कि 2001 से लगा करके 2011 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 21.3% रही है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस जिले की है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है आपकी बाड़मेर की है, 32.5%। उसके बाद में जैसलमेर और जोधपुर का स्थान आता है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछ ली जाए तो वो बताएंगे आप श्री गंगानगर। गंगानगर की जनसंख्या जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपकी कितनी है, 10% है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका जयपुर है, 595। उसके बाद में आपका भरतपुर है, 503, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या आपकी है वो जैसलमेर की है, उसके बाद में 78 बीकानेर, और 92 है वो बाड़मेर का है। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, तो राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितनी जनसंख्या ग्रामीण है और कितनी जनसंख्या शहरी है, तो 75.1% जो जनसंख्या है वो तो ग्रामीण है, और 24.9% जनसंख्या है वो आपकी शहरी है, अर्बन पॉपुलेशन है। अगर बात करें जनजातियों की जनसंख्या की, तो अनुसूचित जो जाति है, एससी है, शेड्यूल जो कास्ट है, इसकी जनसंख्या राजस्थान में 17.8% है, और सर्वाधिक एससी जनसंख्या भी आपकी राजस्थान के उत्तरी जिले श्री गंगानगर में पाई जाती हैं, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की जो जनसंख्या है ये आपकी 13.5% है, और सर्वाधिक ट्राइबल जनसंख्या है वो आपकी बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। तो ये आपको मोटे तौर पर याद रखना है, आपकी भूगोल की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिंगानुपात, राजस्थान के सेक्स रेशियो की बात करें तो ये प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की जो संख्या कितनी होती है उस बेसिस पर काउंट की जाती है, और ये राजस्थान की 928 है। बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो 888 है, 888 है। अगर राजस्थान की लिटरेसी रेट की बात करें तो 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका कोटा है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका जालोर है। अगर पुरुषों में साक्षरता दर की बात करें तो जो पुरुषों में लिटरेसी रेट है वो
59.2% है और महिलाओं की साक्षरता दर है वो 52.1% है। इसके अलावा जो कार्य सहभागिता दर है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये एक बार सवाल भी 1-2 बार पूछा गया है कि राजस्थान की कार्य सहभागिता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो 43.6% है राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है। ठीक है, तो ये कुछ आपके जनसंख्या से संबंधित, पॉपुलेशन से संबंधित है डेटा है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग आगे कुछ चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो ये आपके सिलेबस में भी सीधा सीधा दे रखा है, AN के सिलेबस में, अकाल, फेमाइन, ड्रोट इत्यादि। तो राजस्थान में जो अकाल प्रभावित जिलों की संख्या है वो अलग अलग आर्थिक समीक्षाओं में जो दी हुई होती है उससे संबंधित सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें 2022-23 की, तो 2022-23 में राजस्थान का एक भी ऐसा ज़िला नहीं था जो कि अकाल से प्रभावित रहा है, अफेक्टेड रहा है। केवल ज़िले की एक तहसील यानी कि एक पाली ज़िला है राजस्थान का, ठीक है, पाली ज़िला, इस पाली ज़िले की तहसील का नाम है पाली, और यही पाली ज़िले की पाली तहसील 2022-23 में आपकी अकाल से है वो प्रभावित रही है। तो 2022-23 में राजस्थान में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है, तो एक जिले की एक केवल तहसील है, वो भी पाली। और इसमें आपसे पूछा जाए कि गांवों की संख्या कितनी है प्रभावित, तो पाली जिले की पाली तहसील के 92 गांव हैं ये आपके अकाल से प्रभावित है वो रहे हैं 2022-23 में। अगर 2021-22 आपसे पूछ लिया जाए कि 2021-22 में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी थी, तो 2021-22 में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या है वो 10 थी और 2020-21 में 6 थी। 2021-22 में अकाल प्रभावित जो गांवों की संख्या है वो 6122 थी। तो ये गांव भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एक बार RPSC ने गांवों की संख्या भी पूछ ली थी कि अकाल प्रभावित गांवों की संख्या पर्टिकुलर वर्ष में कितनी क्या थी। तो ये आपको गांवों की संख्या, जिले हैं, ये थोड़ा इसे ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक सवाल जो अकाल से संबंधित काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि ऐसा राजस्थान का कौन सा वर्ष है, कृषि वर्ष, जिसमें अकाल प्रभावित जिलों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा थी, तो वो है 2002-03 में अकाल प्रभावित जिलों की संख्या है वो 32 थी। यानी कि उस समय राजस्थान में टोटल 32 ही डिस्ट्रिक्ट थे और 32 के 32 डिस्ट्रिक्ट है वो अकाल और सूखे से प्रभावित थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा आपको ध्यान में रखने हैं। 2021-22 में 10 जिले अकाल से प्रभावित थे, जिनमें गांवों की संख्या 6122 और जो जनसंख्या है वो है 74,28,000 गाँव की जनसंख्या है वो इससे प्रभावित हुई है। ठीक है, तो ये आपकी अकाल से संबंधित जो सिचुएशन है उससे संबंधित सवाल हो गया। अब बात करते हैं कुछ आर्थिक जो सूचक हैं राज्य के, जो प्रचलित जो बुनियादी मूल्य हैं उनमें सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार जो योगदान कितना क्या है, तो इससे संबंधित भी काफ़ी बार है वो सवाल पूछे जाते हैं। मेनली आपका कृषि और उद्योग जो चैप्टर आपके दे रखे हैं, तो इनसे सवाल पूछा जाता है कि बुनियादी मूल्यों पर उद्योगों का योगदान है वो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में कितना है। ठीक है, तो यहाँ बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन है, ये आपका कृषि पर, उद्योग पर और सेवा पर जो दे रखे हैं। तो कृषि पर जो G यानी कि सकल, इसका अगर इंग्लिश में कहे तो GSVA, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान। तो कृषि का योगदान कितना है, 28.95 है। ये कब है, 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में योगदान है 28.95। इसके बाद में उद्योग का योगदान है 27.31% और सेवा सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो 43.74% है। ये आपका उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में बुनियादी जो प्रचलित मूल्य हैं इसमें योगदान है। ये जो मूल्य हैं वो एक तो होता है आपका स्थिर मूल्य, कंस्टेंट प्राइस। ठीक है, कंस्टेंट प्राइस है, ये आपकी 2011-12 का इसका बेस ईयर है, आधार वर्ष है। और एक होता है प्रचलित मूल्य, प्रिवेलिंग जो
वैल्यू है, ठीक है, वो होती है, तो वो तो जिस वर्ष की गणना की जाती है उसी वर्ष की वो मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। मेनली आपके कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तो सर्वाधिक किसका है, सबसे कम किसका है, तो सर्वाधिक तो है आपका सर्विस सेक्टर का, और सबसे न्यून है वह उद्योग क्षेत्र का है। तो और कृषि का कितना है, 28.95 है, सेवा का है 43.72 और उद्योग का है 27.31%। तो ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखी है, जैसे फसलें हैं आपके सिलेबस में दी रखी है, पशुपालन है, वानिकी है, तो यहाँ से सवाल है वो पूछा जा सकता है कि प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर फसलों का राजस्थान के GSVA में योगदान कितना है। तो फसलों का योगदान है वो 2022-23 में कितना है, 13.33% है, 13.32% है, ठीक है। पशुपालन का योगदान है 13.44% है। वानिकी यानी कि आपकी जो फॉरेस्ट्री का योगदान है लगभग 2% है। मत्स्य पालन फिशरीज का जो योगदान है वो 0.11% है। माइनिंग का है 3.44% और मैन्युफैक्चर विनिर्माण का है 11.27%। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर पर आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। ये आपके पशुपालन, वानिकी और फसल है, इनसे संबंधित यहाँ सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर 3 ये कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र ये दे रखे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने 1-2 बार तो आपके चूंकि सिलेबस में है इसलिए पढ़ी भी होगी, और टेस्ट सीरीज में भी ये चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल करवाई थी। इसमें टेस्ट सीरीज में कुछ चीज़ें हैं वो 2021-22 वाली वो भी डाली गई है, और RPSC लगभग मध्य तक, मई जून तक के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कभी कभार क्या करते हैं कि 2021-22 वाली पहले वाली भी आर्थिक समीक्षा है वो पूछ लेते हैं। तो थोड़ी सी आपको पहले वाली भी ध्यान में रखनी है, और ये वाली तो आपको 2022-23 को ध्यान में रखना ही है। और अगर आप पहले वाली भी आपको अच्छी तरीके से याद है तो लगभग डेटा है, थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, तो भी आप इनको अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए GSDP और NSDP यानी कि नेट स्टेट जो डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, इस पे प्रति व्यक्ति आय के जो अग्रिम अनुमान है वो है। तो इसमें आपको विशेष तौर पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि राजस्थान की पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, प्रचलित मूल्य पर और कंस्टेंट प्राइस पर, स्थिर मूल्यों पर। तो राजस्थान में अगर 2022-23 की आर्थिक समीक्षा की बात करें तो राजस्थान में प्रचलित मूल्यों पर जो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा जो इनकम है वो है 1,56,000 के करीब है, ठीक है, 1,56,149 रुपये। और स्थिर मूल्यों पर जिसका बेस ईयर 2011-12 है, तो स्थिर मूल्यों पर ये आपकी पर कैपिटा इनकम है 86,134 है। तो ये पर कैपिटा इनकम आपको ध्यान में रखना है। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, हमने पहले भी अभी डिस्कस किया कि कृषि का योगदान है 28.95%, उद्योग का है आपका 27.31% और सर्विस सेक्टर का है GSVA में योगदान है वो 43.74% है, ठीक है। आगे आते हैं। अब ये जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और एक है आपका इंडस्ट्रीज जो सेक्टर है, ये जो अलग अलग जो आपके सेक्टर हैं इनको भी अलग अलग उप विभागों में, उप क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का जो प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में योगदान है वो कितना है। तो कृषि और संबंध क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार सीधे तौर पर पूछ लिया कि कृषि और जो उसके संबंध क्षेत्र हैं उसके उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो है फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, एक है आपका एनिमल हस्बेंड्री, पशुधन है, लाइव स्टॉक है, दूसरा है आपका वानिकी एवं लॉगिंग और यानी कि फॉरेस्ट्री और लॉगिंग, और तीसरा है आपका फिशरीज, मत्स्य। यानी कि ये जो आपके 4 है, ठीक है, ये इसके कृषि और संबंध क्षेत्र के आपके उप सेक्टर हैं,
वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक जो योगदान है वो आपका किसका है, ये है आपका फसलों का है, 46% है वो फसलों का योगदान है। ठीक है, सर्वाधिक फसलों का नहीं है, फसलों से भी ज़्यादा आपका किसका है, लाइव स्टॉक का है, 46.41% लाइव स्टॉक का है। और 2 नंबर पर है आपकी फसलें है वो आ जाती हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पर 46.41% आपकी पशुधन का है, 2 नंबर पर है आपका फसलों का, और इसके बाद में जो स्थान आता है वो आपका आता है किसका, 7.20% जो वानिकी फॉरेस्ट्री का है, और मत्स्य का हो जाएगा आपका 0.39% है, ये आपका फिशरीज का है, मत्स्य का है। तो ये आपका कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का विभाजन है, कितना क्या इसका योगदान है। ठीक है, वो आपको कृषि क्षेत्र सेक्टर में अलग अलग जो विभाग हैं उनके आपको ध्यान में रखना है कितना क्या है। ठीक है, तो विशेष तौर पर ये वानिकी वाला कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको फसलों का भी पूछा जा सकता है, पशुधन का भी पूछा जा सकता है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आगे हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में योगदान। तो इंडस्ट्री सेक्टर में भी आपके उसके और भी उप क्षेत्र हैं। ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो हमें किस में देखने को मिलता है, मैन्युफैक्चर में, विनिर्माण में 41.26% है। वो उद्योगों के उप क्षेत्रों में विनिर्माण का सबसे अधिक है वो योगदान है। मैन्युफैक्चर के बाद में सर्वाधिक जो योगदान है वो आपका निर्माण का है 32.76%, और उसके बाद में आपका माइनिंग का है, खनन का है 12.60। ठीक है, माइनिंग से भी आपका ज़्यादा है, इसका हो जाएगा विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी परियोजना। तो ये किसका क्या कितना योगदान है ये थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर है वो ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर विशेष तौर पे आपको जो परसेंटेज पता ना भी हो तो मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा योगदान उद्योगों में किसका है, तो उद्योगों में है विनिर्माण का सर्वाधिक योगदान है, 41% है विनिर्माण का। उसके बाद में सबसे जो ज़्यादा योगदान है वो आपका है विनिर्माण के बाद में आ जाएगा निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भू उपयोग सांख्यिकी, ये भी काफ़ी भी महत्वपूर्ण है। जो आपका लैंड है, भू है, भूमि है, उसका यूजेज कहाँ कहाँ पर हो रहा है वो चीज़ें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो भूमि है वो बुआई में योगदान हो रही है। शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो 52.34% है वो आपकी बुआई में है। और अगर इसके अलावा वानिकी की बात करें तो यहाँ पर भू उपयोग सांख्यिकी की जो वानिकी है वो अलग है, और कृषि क्षेत्र जो हमने उसके उप क्षेत्र पढ़ा था वो चीज़ अलग है। तो भू उपयोग सांख्यिकी के अंतर्गत अगर वानिकी का भाग देखा जाए तो वानिकी है वो 8.08% पर वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री है, वनों का परसेंटेज है ये। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर अगर वनों का प्रतिशत कहा जाए राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तो वो तो कितना है 9.60%। ठीक है, इसके अलावा ये विशेष तौर पर आपको एक तो बंजर भूमि वाला भी ध्यान में रखना है। तो बंजर भूमि का राजस्थान में जो परसेंटेज है वो है 10.87%। ठीक है, तो बंजर भूमि, इसके अलावा वानिकी कितना क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसके अलावा ये चीज़ें भी आपका ऊसर तथा कृषि अयोग्य जो भूमि है, स्थायी चारागाह है, ये आपको सुमेलित करवा सकता है या फिर ऑर्डर में सेट करवा सकता है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें हैं वो ध्यान में रखने योग्य हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो एक बार आप ट्रेवल करते करते भी इनको अपनी नज़रों से है वो आपको एक बार दौड़ा लेना है। ठीक है, काफ़ी तथ्यात्मक जो जानकारी है महत्वपूर्ण है। अब ये जो महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्रॉपिंग जो फसलें हैं, एग्रीकल्चर है, कृषि है वगैरह है। तो इसमें यहाँ से सीधे सीधे आपके प्रीवियस एग्जाम में भी सवाल पूछे गए हैं कि कौन सी जो फसल का राजस्थान में कौन सा स्थान है। तो एक बार पूछा गया था कि सोयाबीन में राजस्थान के सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो वर्तमान में सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान में देश का तीसरा स्थान है, पहला महाराष्ट्र का, दूसरा मध्य प्रदेश का। तो राजस्थान में कुछ जो फसलें हैं जिसका देश में प्रथम स्थान है वो राजस्थान में विशेष तौर पर
कौन कौन सी ये 4 फसलें हैं? बाजरा है, सरसों है, और पोषक अनाज और कुल जो तिलहन है, इनमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है। और ये जो बाजरा का राजस्थान में कितने प्रतिशत, देश के कितने प्रतिशत राजस्थान में बाजरा का उत्पादन होता है? तो 41.71% है राजस्थान में देश के बाजरा का उत्पादन होता है। यानी कि कुल देश में जितने भी बाजरा का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसमें लगभग 41% जो भागीदारी है 42% के आसपास हो जाती है, 41.71%। ठीक है। तो ये राजस्थान में बाजरा का देश में योगदान है। इसके बाद में बात करें सरसों की, तो सरसों का भी राजस्थान में पूरे देश में प्रथम स्थान है, 44.57% है। ये राजस्थान में सरसों का है वो योगदान है पूरे देश में 44.57%। उसके बाद में आपका जो पोषक अनाज आता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनका है 16.30%। और कुल जो तिलहन है, इसमें राजस्थान में 22% योगदान है देश में। तिलहन ऐसी फसलें जिससे है वो तेल निकाला जाए। ठीक है। जैसे आपकी सरसों हो गई, इसके अलावा तारामीरा है, अरंडी है, इत्यादि जो फसलें हैं वो आपकी टोटल जो तिलहन है इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है। दलहन में आपकी दालें हैं, तो दलहन के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में है, एमपी के बाद में दूसरा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है और दूसरा आपका राजस्थान का है। चने के उत्पादन में भी राजस्थान का तीसरा स्थान है। ज्वार और सोयाबीन के उत्पादन में भी राजस्थान का तीसरा स्थान है। और ग्वार जो है, ग्वार के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। लगभग 84.60% जो ग्वार है वो पूरे देश की राजस्थान में उत्पादित होती है। तो सर्वाधिक जो ग्वार है, लगभग 85% ग्वार है देश की राजस्थान में उत्पादित होती हैं। तो ये जो फसलें हैं ये नवीनतम डेटा के अनुसार हैं, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अकॉर्डिंग है, तो आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियाँ। आपके सिलेबस में एक चीज़ दी हुई है एक्सपोर्ट्स, निर्यात, और विशेष तौर पर उसमें कहा गया है हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प का निर्यात। तो राजस्थान में निर्यात की जाने वाली जो वस्तु है, उसमें जो 5 मुख्य जो वस्तु है वो लगभग 60% है वो राजस्थान में, राजस्थान से अन्य अदर कंट्रीज़ में है वो एक्सपोर्ट की जाती है। तो इसमें कौन कौन सी है? सिर्फ 5 जो वस्तु है, इसमें आपकी इंजीनियरिंग जो वस्तुएं हैं, उसके बाद में आपके जो कपड़ा है, क्लोथ्स हैं, धातुएं हैं, हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स हैं, और रासायनिक एवं संबंध जितनी भी वस्तुएं हैं, ये इनका निर्यात है। लगभग 60% है वो योगदान है। ठीक है। जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में से 60% से अधिक है इन 5 वस्तुओं का योगदान है। एक बार ये सवाल असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में शायद पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22, यहाँ पर 21-22 लिखा हुआ है, वो 2020 में पेपर हुआ था ऐसा, तो उसमें पूछा गया था वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल निर्यात राजस्थान में कितने करोड़ का हुआ था। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कुल निर्यात है वो कितने करोड़ हुआ है 2021-22 में। तो 21-22 में टोटल राजस्थान में जो निर्यात है वो आपका 71,999.72 करोड़ का हुआ है। यानी कि मोटे तौर पर कहा जाए तो 72 करोड़ का राजस्थान से, 72,000 करोड़ का राजस्थान से है क्या, एक्सपोर्ट हुआ है, निर्यात हुआ है। और सबसे अधिक जो राजस्थान से एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, वो इंजीनियरिंग जो वस्तुएं हैं उससे होता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है वस्त्र का, कपड़ा का है। तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का जो निर्यात है वो कितना होता है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, 16.62% है ये आपका इंजीनियरिंग वस्तुओं का राजस्थान से है वो क्या होता है, निर्यात होता है। उसके बाद में एक्सपोर्ट की बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है कपड़ा का 12.85%। उसके बाद में धातु है 11.44%। इसके बाद में हस्तशिल्प है वो 1, 2, 3 और चौथे नंबर पर है वो आपकी कौन सी आती हैं, हैंडीक्राफ्ट आती हैं। यानी कि हस्तशिल्प का राजस्थान के निर्यात में जो योगदान है वो कितना है, 10.88% है वो हैंडीक्राफ्ट का राजस्थान के एक्सपोर्टिंग में योगदान है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ सीधे सीधे दे रखी है।
8% है ये हैंडीक्राफ्ट का आपके योगदान है। तो कुछ ये सारी की सारी जो जानकारी है वो क्या है, फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है। अगर आप लोगों ने पहले ये चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको एक बार वापस रिवीजन करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों ने पहले आपके सिलेबस में ये चीज़ थी और आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं है तो फिर आपका दिमाग है यहाँ खराब होगा कि इस प्रकार से सारे के सारे जो तथ्य है वो हमारे ठूंसे जा रहे हैं दिमाग में, ठीक है। लेकिन ये तथ्यात्मक जो जानकारी है यहाँ से निश्चित रूप से आपके सवाल आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी परीक्षा से पूर्व एक दिन ये जो चीज़ है वो एक बार आपको रिवीजन करवा दी जाए तो काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को इत्मीनान से ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये जो चीज़ें हैं यही आपकी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती रहती हैं। एक बार आपका जो AN का पहले एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक ऐसा ही सवाल था कि राजस्थान में किसी पर्टिकुलर वर्ष दे रखा था और उस वर्ष में सितंबर 2018-17 ऐसा कुछ दे रखा था। तो उसमें विदेशी बैंकों की संख्याएं हैं, विदेशी बैंकों की कितनी शाखाएं हैं वो कार्यरत थी। तो इस प्रकार के सवाल है वो पूछ लिए जाते हैं और ये जो बैंक वाला है ये आपके सिलेबस में मेंशन है। और आपको इस प्लेटफॉर्म पर चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर कभी हम कोई लेक्चर लेकर आते हैं किसी एग्ज़ाम विशेष का होता है तो उसमें हम वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन होती हैं। सिलेबस के इतर आपकी फालतू की चीज़ है वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाकर आपका समय खराब करने का कोई ध्येय नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बैंकिंग है ये आपके सिलेबस में है। तो राजस्थान में एक सबसे बड़ा बैंकिंग का नेटवर्क है और ये बैंकिंग जो नेटवर्क है ये आपकी क्या करता है, मनी सप्लाई का कार्य है वो करता है। और अभी राजस्थान भारत सरकार ने जो खैर डीमोनेटाइजेशन तो इसको नहीं कह सकते हैं लेकिन आपके 2000 के जो नोट हैं ये आपके वापस प्रचलन से बाहर करने का है वो फैसला लिया है। तो ये भी एक बैंकिंग से संबंधित है, ठीक है। आपको ये जो आर्थिक समीक्षा में जो तथ्य है बैंकिंग वाला ये ध्यान में रखना है। विशेष तौर पर ये जो लाइन है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सितंबर 2022 के अनुसार राज्य में कुल 7,987 बैंक की जो कार्यालय है, ऑफिस है या ब्रांचेज हैं ये कार्यरत हैं। तो सितंबर 2022 तक राजस्थान में कितने बैंकिंग जो शाखाएं हैं वो कार्यरत हैं, तो 7,987 बैंकिंग की शाखाएं हैं वो कार्यरत हैं। इसमें कुछ आपकी ग्रामीण हैं, कुछ शहरी है, कुछ विदेशी है, कुछ घरेलू है, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। तो आप देखिए टोटल जो बैंकिंग शाखा कितनी है 7,987, जिनमें से 4,195 है ये आपकी पब्लिक सेक्टर की है, सार्वजनिक है। कितनी है 4,195 है ये आपकी PS है, पब्लिक सेक्टर है। और 1,590 हैं ये आपकी रीजनल ग्रामीण है, ठीक है। 1,688 है ये आपकी प्राइवेट सेक्टर की है और 9 है ये आपकी कितनी की है, विदेशी हैं, ठीक है। और 469 है ये लघु वित्त है, स्मॉल फाइनेंस है। और 36 है ये आपकी भुगतान बैंक शाखा है, यानी कि पेमेंट बैंक आपकी ब्रांच है। तो आपसे पूछा जाए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 या सितंबर 2022 में सितंबर 2022 तक राजस्थान में जो आपकी पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक की टोटल जो ब्रांचेज हैं वो कितनी हैं, तो 36 पेमेंट बैंक की भुगतान बैंक की है, 9 विदेशी हैं, 4,195 है ये आपकी कौन सी हो गई, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर की हो गई। और क्षेत्रीय ग्रामीण कितनी है 1,590। और टोटल आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 7,987 है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे ये आपके दिए हुए हैं, इस प्रकार से एक बार सवाल किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। तो आपको कंपेयर करवा करके पूछा जा सकता है कि पिछले लगभग 8-10 वर्षों की औसत जो उत्पादन है उसकी तुलना में वर्तमान में कितने % है वो वृद्धि हुई है या सर्वाधिक वृद्धि है आपकी किस फसल में है वो देखी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है 2002-03 से 2006-07 की जो औसत उत्पादकता है, एवरेज जो आपका प्रोडक्शन है, इसकी तुलना में वर्ष 2021-22 में प्रोडक्शन में जो वृद्धि कितनी हुई है वो आपकी यहाँ पर दे रखा है। तो सर्वाधिक जो वृद्धि है ये आपके कॉटन में, कपास में देखी गई है, ठीक है।
95% वृद्धि है, 95.01% कपास में है। उसके बाद में तिलहन में, अनाज में और दालें में, यानी कि ये सर्वाधिक आपकी वृद्धि वाले हैं वो फसलें हैं। 2002-03 से 2006-07 की औसत जो प्रोडक्शन है उसकी तुलना में 2021-22 में उत्पादकता में वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर ये वैसे 36.65% है ये दे रखा है तिलहन का, लेकिन आई थिंक ये हो सकता है इकोनॉमिक रिव्यू में भी कुछ मिस्टेक हो। ठीक है, क्योंकि तिलहन है ये कपास के बाद में है सर्वाधिक और उसके बाद में अनाज है। ठीक है, तो अनाज और कपास के बीच का है, तो लगभग ये आपका 66% के आसपास में ऐसा हो सकता है, तो ये त्रुटि भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको मेनली मोटे तौर पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो किसकी है, तो कपास की, तिलहन, अनाज और दालें हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में इस बार जो पहला है ये कृषि बजट भी पास किया है, कृषि बजट पेश किया है। ठीक है, और कृषि बजट से संबंधित, क्योंकि आपके सिलेबस में कृषि वाला चैप्टर है दे रखा है, तो यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है कृषि बजट से को लेकर भी। तो इस बार जो कृषि बजट, पहला कृषि बजट राजस्थान ने अलग से पेश किया है, तो इसका एक टैग लाइन रखी थी जो है समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि बजट पहली बार जो अलग आपका पेश किया है इसका टैगलाइन क्या है, तो समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान के विचार के साथ प्रत्यक्ष कृषि बजट 2022-23 है वो प्रस्तुत किया है। और इसमें भी कृषि बजट में भी अलग अलग जो आपकी सेवा है उसके लिए कितना क्या जो आवंटन है वो किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कृषि बजट में सर्वाधिक आवंटन है वो किस मतलब सेक्टर में है वो किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो आवंटन है ये आपका कृषि अनुदान, यानी कि आपकी एग्रीकल्चर जो ग्रांट है कृषि अनुदान में है, ये आवंटन है 37.83% है। ये आपका सबसे ज़्यादा जो आवंटन है ये एग्रीकल्चर ग्रांट को किया गया है। इसके बाद में कृषि जो ऋण है, एग्रीकल्चर जो लोन है, इसमें जो आवंटन है वो आपका 25.68% है, ये आपका इसमें किया गया है। तो ये मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है सर्वाधिक जो कृषि बजट में किसका आवंटन किया गया है, इसकी टैगलाइन क्या है, कौन से बजट में पहली बार कृषि बजट है वो अलग से पेश किया। तो ये मेनली बातें हैं, मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान में उत्पादित खनिज। ये आपके भूगोल के प्रोस्पेक्टिव से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में टोटल 81 टाइप के खनिजों के क्या हैं, भंडार हैं। तो राजस्थान में 81 प्रकार के जो खनिजों के हैं वो क्या हैं, भंडार हैं। ठीक है, इसमें से वर्तमान में 58 प्रकार के जो खनिज हैं, 58 प्रकार के खनिज हैं, इसका क्या हो रहा है, माइनिंग हो रही है, खनन हो रहा है। तो ये एक बार पूछ लिया था सीधे सीधे, कभी 57 रहता है, कभी 58 रहता है, इस प्रकार से है। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कितने खनिजों का भंडार है, कितने टाइप के खनिजों का भंडार है, तो 81 टाइप के खनिजों का है राजस्थान में डिपॉजिट है। और इसमें से 58 जो मिनरल्स हैं उनका है माइनिंग हो रहा है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। इसमें एक मोटी बात ये भी है कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जिसका पूरे देश में राजस्थान की मोनोपोली है, राजस्थान का एकाधिकार है। तो राजस्थान की मोनोपोली वाले जो खनिज हैं वो एक तो है आपका सीसा जस्ता है, ठीक है, और एक सीसा जस्ता ये आपका क्या है, धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, ठीक है, सीसा और जस्ता एस। और एक है आपका सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। ये जो राजस्थान के खनिज हैं इसमें पूरे देश में राजस्थान की मोनोपोली है, सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, ठीक है। इसके अलावा अग्रणी उत्पादक की बात करें तो ये कुछ धात्विक खनिज हैं और ये है आपके अधात्विक खनिज है जिसमें धातु की मात्रा है वो नहीं पाई जाती है, मेटल नहीं पाया जाता है, उसे अधात्विक कहते हैं। तो धात्विक खनिज में अग्रणी जो चांदी में भी राजस्थान अग्रणी उत्पादक है, और अधात्विक खनिज में सीमेंट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, इसमें राजस्थान है वो आपका अग्रणी उत्पादक है। यानी कि भारत में पहले नंबर पर इस
का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है, चांदी, सीमेंट ग्रेड और जो स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का। लेकिन ये कुछ जो सीसा जस्ता है, सेलेनाइट है, वोलेस्टोनाइट है, तांबड़ा है, इस प्रकार के कुछ जो खनिज हैं उसका राजस्थान में पूरे देश में एक अधिकार है। ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, राजस्थान में जो ईंधन खनिज है, फ्यूल, जिसमें कि कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का पूरे, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में भारत जो क्रूड ऑयल का कंज्यूमर है, खपत जो करता है, वो तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और चाइना के बाद में। और राजस्थान मुंबई हाई के बाद में राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन है। वो महाराष्ट्र के बाद में सबसे अधिक क्रूड ऑयल का जो उत्पादन देश है, राज्य है, वो कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान में 20% है वो क्रूड ऑयल का उत्पादन है वो होता है। राजस्थान में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है, जिसमें लगभग 1,50,000 जो आपकी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये एरिया है, वो आपका जो इसका कच्चे तेल, क्रूड ऑयल के उत्पादन वाला है वो फैला हुआ है। ठीक है। तो इसमें 14 राजस्थान के टोटल है वो जिले आते हैं। इसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके 14 राजस्थान के जिले हैं जो आपके इस कच्चे तेल के उत्पादन में, यानी कि वहाँ पर 14 जिलों में राजस्थान के कच्चे तेल का है वो उत्खनन कार्य है वो किया जाता है, भंडार है। ठीक है। इसके अलावा गौण जो खनिज है, राजस्थान में 22 प्रकार के खनिज गौण हैं। अग्रणी उत्पादक है मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ठीक है। तो ये मैंने आपको ये जो बताए हैं खनिज बताए हैं, ये टोटल 81 प्रकार के खनिज हैं, जिसमें कि आपके धात्विक खनिज है 17, अधात्विक खनिज है 39, ईंधन खनिज है 3 और गौण खनिज है 22। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो ये देखिए आप, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बाद में भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कस्टमर है, कंज्यूमर है। देश में विश्व का लगभग 5% कच्चा तेल है वो खपत होता है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में जितने क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन होता है, खपत होती है, उसका भारत में कितना 5%, पूरे विश्व का क्रूड ऑयल का 5% है वो भारत में खपत होता है। और भारत जो क्रूड ऑयल का है वो 16% तो उत्पादित करता है। भारत के द्वारा जो खपत होती है क्रूड ऑयल की, उसमें से 60% तो भारत स्वयं है वो उत्पादित करता है, और बाकी 84% है ये अन्य देशों से आयात करके है वो क्रूड ऑयल का राजस्थान, भारत में है वो इसका खपत है वो होती है। ठीक है। तो ये आयात करते हैं 84% और 60% है ये भारत खुद ही उत्पादित करता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान काफ़ी एक महत्वपूर्ण देश है जिसका क्रूड ऑयल में योगदान है। राजस्थान में देश का लगभग 20% है वो क्रूड ऑयल उत्पादित होता है। यहाँ देखिए राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के जो टोटल प्रोडक्शन है, यानी कि भारत में कच्चे तेल का कुल उत्पादन कितना होता है, तो 30 MMTPN यानी कि मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, 30 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम भारत में कच्चे तेल का क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है, जिसमें लगभग 6 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष है ये राजस्थान का योगदान है। लगभग कितना 20% राजस्थान का योगदान है। और पहला जो योगदान है सर्वाधिक वो है बॉम्बे हाई का, ये लगभग 40% है वो योगदान देता है। ठीक है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 14 जिलों में विस्तृत है। तो यहाँ से सवाल काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो पेट्रोलिफेरस बेसिन है वो कितने हैं, या कौन से पेट्रोलिफेरस बेसिन में कौन कौन से ज़िले पाए जाते हैं, राजस्थान के कितने ज़िलों से आपके जो पेट्रोलियम का उत्पादन क्षेत्र है वो कितने ज़िलों में फैले हुए हैं। तो ये 14 ज़िलों में फैले हुए हैं, 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। ठीक है। और 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन हैं, ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। एक तो है बाड़मेर और सांचौर बेसिन, जिसमें बाड़मेर और जालौर ज़िले हैं वो आते हैं। ठीक है। जालौर जिला और बाड़मेर जिला, बाड़मेर सांचौर बेसिन में। जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत जैसलमेर जिला है,
बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले हैं। और एक आपका जो दक्षिण पूर्व वाला जो भाग है विंध्यन बेसिन है हाड़ौती का, जिसमें कोटा, बारा और बूंदी झालावाड़ जिला तथा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ हिस्सों को है वो विंध्यन बेसिन में शामिल किया जाता है। तो ये राजस्थान के 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन हैं, जिनमें कौन कौन से जिले हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में आती है राजस्थान की ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ऊर्जा के अंतर्गत अगर राजस्थान के ऊर्जा के स्रोत की बात करें, यानी कि राजस्थान में ऊर्जा है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, तो एक तो है ताप विद्युत परियोजना, जिसका मेनली जो सोर्स होता है वो कोल होता है, कोयला होता है, थर्मल जो एनर्जी है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा बायोमास है, कैप्टिव विद्युत संयंत्र परियोजना है, अंतर्राज्यीय भागीदारी वाली जीव परियोजना है, परमाणु ऊर्जा परियोजना है। इनसे राजस्थान में ऊर्जा का है वो उत्पादन होता है। और 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान की विद्युत की अधिष्ठापित जो क्षमता है, विद्युत की जो राजस्थान की कैपेबिलिटी कितनी है, अधिष्ठापित यानी कि इतनी जो क्षमता है वो स्थापित की जा चुकी है विद्युत के उत्पादन की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 43,487 मेगावाट की राजस्थान की विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता है वो 30 नवंबर 2022 तक हो गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान की विद्युत की अधिष्ठापित जो क्षमता है वो कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 23,487 मेगावाट, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण विद्युतीकरण है, ये राजस्थान ने ग्रामीण विद्युतीकरण है वो कितना है वो कर लिया है। तो राज्य सरकार ने नवंबर 2022 तक 43,965 गाँवों का है वो विद्युतीकरण है वो कर लिया है, यानी कि गाँवों को बिजली कनेक्शन है वो प्रदान कर दिया है। इसके साथ ही नवंबर 2022 तक 1.14 लाख ढाणियाँ और 97 लाख ग्रामीण घरों का भी विद्युतीकरण किया गया है, ठीक है। तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण है वो कितना किया है, तो 43,965 गाँव में ग्रामीण विद्युतीकरण है वो किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो बात है, विशेष तौर पर आपका अगर विद्युत से संबंधित जो सवाल पूछा जाएगा तो वो विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता वाला यही है, सबसे पॉपुलर जो कई बार पूछा जाता है, यहीं से ही आपके प्रश्न पूछे की है वो चांसेस है। और बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा के 142 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत सरकार के जो नवीन और जो रिन्यूएबल जो एनर्जी जो मंत्रालय है, इसके एस्टीमेट के अनुसार राजस्थान में जो सोलर एनर्जी है इसकी उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितनी है, तो 142 गीगावाट, ठीक है। इसके अलावा सोलर रूफटॉप परियोजना के अलावा राज्य में दिसंबर 2022 तक कुल 13,531 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित है वो कर लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने निवेशकों के अनुकूल एक राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 भी जारी की है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी जो पॉलिसी है वो कब बनाई है, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में। तो 2019 में राजस्थान में सोलर एनर्जी पॉलिसी है वो आपकी बन गई है, ठीक है। इसके अलावा राज्य में मार्च 2019 तक ऊर्जा की उपलब्धता है। तो एक तो हमने कहा था कि ऊर्जा की अधिष्ठापित जो क्षमता है वो कितनी है, तो अधिष्ठापित क्षमता के बारे में हमने बात किया तो वो है 23,487 मेगावाट, जो कि नवंबर 2022 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मार्च 2019 तक राज्य की ऊर्जा की जो उपलब्धता कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ये है आपकी 8,116 करोड़ यूनिट थी, ठीक है। तो यूनिट में पूछा जाए तो ये आप बताएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम राजस्थान में संरचना, आधारभूत संरचना, जिसमें सड़क परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी संचार की बात आती है। तो ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधे तौर पर आपके सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है,
तो ये सवाल आपसे है वो सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एक तो ये कि 2022-23 में नवंबर 2022 तक कुल कितने जो मोटर वाहन है ये आपके रजिस्टर्ड एनरोल्ड हुए हैं, पंजीकृत किए जा चुके हैं। तो ये है 9,39,513 मोटर लाख है, ये पंजीकृत किए जा चुके हैं। तो आप सोचेंगे कि ये इस प्रकार के सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आरपीएससी ने एक बार ये भी सवाल मोटर वाहन कितने पंजीकृत किए जा चुके हैं ये भी सवाल है वो आपका पूछा है। ठीक है, तो ये है 9,39,513 मोटर वाहन है वो पंजीकृत किए हैं। अब अगर बात करते हैं सड़कों की राज्य में, तो राजस्थान में वर्ष 1949 में सड़कों की जो लंबाई है वो मात्र कितनी थी, 13,553 किलोमीटर थी। 13,553 किलोमीटर ही राजस्थान में 1949 में सड़कों की लंबाई थी, जो मार्च 2022 तक बढ़कर के 2,78,813 किलोमीटर है वो हो गई है। तो आपसे पूछा जाए कि मार्च 2022 तक राजस्थान में जो सड़क हैं, सड़कों की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 2,78,813 2,78,813 किलोमीटर है। ये राजस्थान में क्या हो गई, सड़कों की है वो लंबाई हो गई है। कब तक, मार्च 2022 तक। और राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो एरिया है इस पर जो सड़कों का डेंसिटी है, घनत्व है वो कितना है, 81.47 किलोमीटर है। ठीक है, 81.47 किलोमीटर राजस्थान में सड़क घनत्व है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। 2,78,813 सड़कों की लंबाई है, टोटल 81.47 किलोमीटर है वो आपका वर्ग किलोमीटर सड़कों का है वो घनत्व है। और राष्ट्रीय घनत्व कितना है, 165 है। तो राष्ट्रीय घनत्व से राजस्थान का सड़कों का घनत्व है वो काफ़ी कम है, आधे के बराबर है। आगे है, राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 गांव हैं और दिसंबर 2022 तक 38,239 गाँवों को जोड़ दिया गया है, जो कि कुल गाँवों का 89% है। यानी कि राजस्थान में दिसंबर 2022 तक कितने प्रतिशत गांवों को सड़कों से है वो जोड़ दिया गया है, सड़कों से कनेक्टिविटी है वो कर ली गई है। तो ये आपसे सवाल है वो पूछ लिया जाए तो राजस्थान में 89.39% जो सड़क हैं उनको है वो गांवों को है वो सड़कों से जोड़ लिया गया है। 89.39% गाँवों में है वो रोड कनेक्टिविटी आपकी हो गई है दिसंबर 2022 तक। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे की बात करें तो मार्च 2020 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 5,998 किलोमीटर थी, जो मार्च 2021 के अंत तक 6,019 किलोमीटर है वो भारतीय रेलवे की पुस्तक 2020-21 के अनुसार है वो हो गई है। और राज्य में रेल मार्ग है 68,103 किलोमीटर की लंबाई के भारतीय रेल मार्ग का 8.83% है। ठीक है, तो ये राजस्थान में कुल रेल मार्गों की जो लंबाई है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। यानी कि राजस्थान में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी हो गई है, 6,019 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, 6,019 किलोमीटर। और भारतीय रेलवे का कितना प्रतिशत जो रेल तंत्र है वो राजस्थान में है, तो ये है आपका 8.83% है। ये आपका भारत में राजस्थान में रेल, भारत के रेल का राजस्थान में परसेंटेज है, प्रतिशत है। अब बात करते हैं राज्य में सड़कों की लंबाई। तो सड़कों की लंबाई वैसे हमने देख ली है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दे रखी है। राज्य स्टेट हाईवे कितने हैं, नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, ग्रामीण सड़कों की कितनी है, तो वो भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो राजस्थान में जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी जो लंबाई है ये 2021-22 में 10,618 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे की लंबाई है 17,238 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कें 13,271 किलोमीटर हैं। अन्य जिला सड़कें हैं वो 51,000 हैं। ग्रामीण जो सड़कें हैं वो 1,86,462 हैं और कुल है वो 2,78,813 जो हमने अभी डिस्कस किया। और इससे पहले 2020-21 में 2,72,959 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों की लंबाई है। तो ये सड़कों की लंबाई आपकी अगर स्टेट वाइज पूछे या फिर
फिर स्टेट हाईवे की पूछे या नेशनल हाईवे की पूछे या ग्रामीण सड़कों की पूछे तो ये आपको इस प्रकार से है वो बता देनी है। एक बार आप नज़रों के आगे से निकालेंगे चीज़ें तो लगभग लगभग आपकी याद कल तक तो रह ही जाएगी। नेक्स्ट एक है आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से संबंधित आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसका कितना प्रतिशत भाग है वो राजस्थान से गुजरता है। तो DMIC का लगभग 38% जो भाग है ये राजस्थान से गुजरता है। ये आपका यूपी के दादरी और जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है मुंबई का, इनके बीच में एक डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर का है वो निर्माण करता है, जिसकी कुल लंबाई है 1504 किलोमीटर है। इसका 38% है वो राजस्थान से गुजरता है। तो ये महत्वपूर्ण की बात है, आपको ध्यान में रखना है। और इस DMIC का मेन जो उद्देश्य है, मेन जो मोटिव है, मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि जो न्यू इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में है वो विकसित करना और आधारभूत जो ढांचा है उनको अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में है वो परिवर्तित करना इस दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। अब बात करते हैं राजस्थान में शहरी जनसंख्या की। चूँकि आपका जो एग्ज़ाम है ये शहरी विभाग के लिए ही हो रहा है तो इसमें आपकी शहरी जनसंख्या वगैरह कुछ पूछी जा सकती है, तो ऐसी चीज़ों को भी हम यहाँ पर है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो अति शहरीकृत जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, तो राजस्थान के 3 ज़िले जिसमें आपका कोटा, जयपुर और अजमेर हैं, ये अति शहरी यानी कि यहाँ पर शहरी जनसंख्या शहरीकृत है वो आपका ज़्यादा ही है। तो कोटा में 60% शहरी कृत है यानी कि जनसंख्या है ज़्यादातर है वो शहरी निवास करती है। ठीक है, सॉरी हाँ, तो देखिए शहरीकृत जिलों की बात करें तो कोटा, जयपुर और अजमेर हैं। और न्यूनतम जो शहरीकृत ज़िले हैं वो आपका डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा है, जिनका परसेंटेज 6 और 7% है करीब। तो ये अति शहरीकृत और न्यून शहरीकृत है वो 3 ज़िले हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में दी गई थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है, राजस्थान के सांस्कृतिक जो इतिहास है उसमें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कुछ जो राजस्थान के धरोहर है, कुछ साइट्स हैं उन्हें शामिल किया गया है, जिसमें वेधशाला जो जंतर मंत्र वेधशाला है ये 2010 में शामिल की गई थी। 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी जिले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन है ये आपके शामिल किए गए थे। और रिसेंटली 2019 में जो आपका सिटी वॉल प्रकोटा है जयपुर का, इसे भी विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में है और राजस्थान का शामिल किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको खैर पता ही होगी। नेक्स्ट हैं कुछ स्कीम्स हैं जो कि आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हैं। वैसे आपकी जो योजना URO के एग्ज़ाम में दे रखी थी वो सेम की सेम आपके इसी सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल है वो आपसे पूछा जा सकता है, पूछा नहीं निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आपने जो ओम डिजिटल स्टडी टेस्ट सीरीज डाली हुई है तो इनकी आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके जाना। URO के एग्ज़ाम में ही दोनों शिफ्टों में ही लगभग 1-2 सवालों को छोड़ करके जितने भी आपके इनसे सवाल आए थे वो सारे के सारे सवाल है वो वहाँ से आपको देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो ये जो कुछ इसमें आर्थिक समीक्षा में कुछ इंक्लूड की गई थी, ऐड की गई थी स्वायत्त शासन विभाग की कुछ स्कीम्स हैं उनका हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें एक तो है इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना है ये 20 अगस्त 2020 को राजस्थान सरकार के द्वारा कोई भूखा ना सोए के उद्देश्य के साथ में
शुरू की गई थी, जिसमें कि शुरुआती तौर पर 213 जो नगरीय स्थानीय निकाय हैं इसके 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से है वो इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसके तहत आम जनता को 8 रुपये प्रति थाली में शुद्ध व पौष्टिक भोजन है वो सम्मानजनक रूप से है वो खिलाया जाता है। ठीक है, इससे पहले ये जो योजना है ये बीजेपी सरकार में, वसुंधरा की सरकार में अन्नपूर्णा रसोई योजना के रूप में है वो संचालित की जा रही थी, और इसके बाद में अशोक गहलोत सरकार ने इसे इंदिरा रसोई योजना के नाम से है वो दोबारा है वो शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपकी योजना है। वर्तमान में ये लगभग 1000 यानी कि 1000 इंदिरा रसोई योजना का है वो संचालन वर्तमान में हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की है वो घोषणा है वो हो चुकी है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों को मिलाए तो लगभग 2000 इंदिरा रसोई योजना हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें देखिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये भी एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक का ब्याज मुक्त है वो लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, और 30 नवंबर 2022 तक 1,76,849 जो लाभार्थी है उनके आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, और 43,220 लाभार्थियों को 160 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। तो मोटे तौर पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 का ब्याज मुक्त इससे ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण? 50,000 रुपये का। किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत ये जो मनरेगा है, इस मनरेगा के तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये शुभारंभ की गई थी, और इसके तहत 100 दिनों का गारंटी शुदा है वो रोजगार है वो प्रोवाइड करवाया जाता है शहरी क्षेत्रों में। और इसका जो 100 दिनों का दायरा है वो बढ़ा करके अब 125 दिन कर दिया गया है। आपके विकल्प में अगर 100 और 125 दिन दोनों आ जाए तो शुरुआती तौर पर तो 100 दिन रखे थे, लेकिन बाद में इसके जो डे है वो बढ़ा करके 100 के अलावा 100 के स्थान पर 125 दिन है वो उसका रोजगार देने की बात है वो कह दी गई थी। ठीक है, और इस योजना के तहत करीब 800 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो कितने करोड़ खर्च किए जाने का लक्ष्य है? 800 करोड़। योजना अंतर्गत 213 निकायों में 675 करोड़ के 9,553 कार्यों को चिन्हित किया गया है। इस योजना के तहत 3,66,816 जॉब कार्ड जारी किए, और 30 नवंबर तक कुल 17,61,760 मानव दिवस है वो सर्जित किए गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इंदिरा गांधी योजनाओं के संबंध में आपको ध्यान में रखनी है। काफ़ी इसमें तो आपको थोड़ा और भी डिटेल में खैर पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन वो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब है कृषि से संबंधित, तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि जो निर्यात प्रोत्साहन नीति है ये आपकी 2009 में है, ये आपकी लाई गई थी। ठीक है, यह नीति किसान की आय यानी कि इनकम बढ़ाकर किसानों और उनके संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। इस नीति में किसानों और उनके संगठन को अधिकतम 100 लाख के अधीन परियोजना लागत के 50% तक कृषि प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है। कृषि प्रोसेसिंग नीति 2019 के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु 1,01,670 करोड़ का निवेश है वो किया गया है। ठीक है, तो इसमें विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि फूड प्रोसेसिंग जो नीति है वो आपकी कब लाई गई, और एक ये बात है कि अधिकतम 100 लाख के अधीन परियोजना लागत के 50% तक कृषि प्रोसेसिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए पूंजीगत अनुदान का इसमें प्रावधान किया गया है। ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि वाला चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की, उद्योग की, तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 है। ये राज्य में तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
2022 को 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, ये आपका कब लागू की गई? तो योजना तो है 2022 में लागू की गई, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को जो और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 है, ये आपकी 7 अक्टूबर 2022 से है आपकी लागू की गई है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। और इस निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, योजना के मुख्य उद्देश्य 15% की वार्षिक वृद्धि दर से, यानी कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 15% है। 15% जो इसका वार्षिक 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगारों के अवसरों का सृजन करना। तो ये भी आपका क्राइटेरिया पूछा जा सकता है कि कब तक इसमें लक्ष्य है वो रखा गया है रोजगार सृजन का। तो वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अगर खर्च की बात करें तो 2022-23 में दिसंबर 2022 तक 7,762 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के साथ कुल 605 जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन परियोजना है, निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 है। इसकी तिथि भी ध्यान रखेंगे, कब से कब तक है, कितना लक्ष्य रखा गया है, और 15% वाला ये आप डेटा है वो ध्यान में रखेंगे कि 15% वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के विकास का है वो लक्ष्य रखा गया है। आगे है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, MSME जिसे कहते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत छोटे पैमाने के उद्यमियों को विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है निश्चित तौर पर, और शायद ये आपके सिलेबस में भी होगा, आप लोगों को एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। मुख्यमंत्री जो लघु उद्योग प्रोत्साहन जो योजना है, इसमें आपका छोटे पैमाने के उद्यमियों को विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कितने 25 लाख तक के ऋण पर तो कितना है, ये 8% ब्याज का अनुदान दिया जाता है। देखिए 25 लाख के ऋण पर 8%, अगर 5 लाख का लोन लेता है, 5 करोड़ तक का जो ऋण लेता है उनमें 6% और 10 करोड़ पर 5% ब्याज का अनुदान दिया जाता है। तो कितने पर कितना आपका ब्याज अनुदान दिया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। 25 लाख का लेगा तो 8%, 5 करोड़ का लेगा तो 6%, 10 करोड़ का लेगा तो 5%। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2019, राज्य सरकार ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते हैं। MSME इकाई को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो एक पावती प्रमाण पत्र जारी करती हैं। पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 3 साल तक एक MSME को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2694 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है वो प्राप्त हुए हैं और उनको तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाण पत्र, तो ये चीज़ें इतनी आपकी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कितने जो आपके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए सर्टिफिकेट जारी किए हैं वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। इनमें से 1581 सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, 762 है वो लघु, मीडियम और माइक्रो, और 762 जो लघु है, और 421 है वो मध्यम प्रमाण पत्र है, मध्यम श्रेणी के प्रमाण पत्र है वो जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम है अधिनियम, ये कब हुआ,
2019 में, और इसका वेब पोर्टल है वो 12 जून 2019 को जारी हुआ। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना है मोटे मोटे तौर पर कि ये एक्ट है आपका कब है वो आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान के टूरिज्म के बारे में, पर्यटन के बारे में। तो पर्यटन को पूर्ण रूप से जो उद्योग का दर्जा है वो दे दिया गया है 2022-23। राज्य बजट 2022-23 में पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग के दर्जे का पूर्ण लाभ है वो प्रदान किया गया है। औद्योगिक मापदंडों के अनुसार ही अब इस सेक्टर पर भी गवर्नमेंट टैरिफ व लेवी देय है। इस संबंध में पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी को पात्रता प्रमाण पत्र 8 मई 2022 को है वो जारी किया था। तो पूर्ण उद्योग के दर्जे का जो सर्टिफिकेट है वो कब जारी किया? 18 मई 2022 को। दिसंबर 2022 तक 679 पर्यटन इकाइयों को जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो जारी किए गए हैं। विद्युत शुल्क एवं यूडी टैक्स समान औद्योगिक दरों पर ही उपलब्ध हैं। तो एक इंडस्ट्री के रूप में है वो आपका टूरिज्म को है वो आपका दर्जा है वो पूर्ण उद्योग का दर्जा है वो दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान का आपका बजट भी दे रखा है। ठीक है, आपके सिलेबस में। तो बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बात ये पूछ ली जाती है कि बजट में सर्वाधिक जो व्यय है, सर्वाधिक जो एक्सपेंडिचर है वो किस सेक्टर में है वो किए जाएंगे। तो देखिए आपका 22-23 का जो बजट है इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो आपका हुआ है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा पर। हर वर्ष का लगभग बजट है वो सबसे ज़्यादा आपका इसी पर होता है, सामाजिक और जो सामुदायिक सेवा है। ठीक है, इस पर जो बजट का व्यय है 2022-23 की अगर बात करें तो इसमें 44,173 करोड़ है। ये आपका सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर सर्वाधिक जो व्यय है वो किस पर किया गया है, किस सेक्टर पर किया गया है, किस सर्विस पर किया गया है? तो सामाजिक और सामुदायिक सर्विस पर है वो सबसे ज़्यादा बजट का व्यय किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनको आपको ऊर्जा पर कितना किया गया है, परिवहन पर कितना किया गया है, ये आपका मिलान करवा सकता है। तो ये थोड़े से डेटा है आपको ध्यान में रखना है। जैसे कृषि और संबंध क्षेत्र पर है 3645 करोड़ है, ग्रामीण विकास पर 12,012 करोड़ है, विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 00 है, कुछ नहीं है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 1765 है, एनर्जी पर 15,905 है, उद्योग और खनिज पर 1143 है, परिवहन पर 3983 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। मेनली आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है कि सबसे अधिक जो किस पे है, सामुदायिक एवं स्वास्थ्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर है। ठीक है, और टोटल जो आपका योग है वो होता है 87। यहाँ 2000 अगर 22-23 में देखें तो कुल जो बजट का व्यय है वो कितना है? तो 87,064 करोड़ है वो टोटल आपका बजट का है वो एक्सपेंडिचर है, व्यय है। ठीक है, अब एक जो सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ये आपसे सुमेलित करवाई जा सकती है, पूछी जा सकती है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक जो प्रोडक्ट है उसके तहत कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा क्या प्रोडक्ट है। तो आपकी अजमेर है, इस अजमेर का क्या रखा गया है? ग्रेनाइट रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अजमेर का ग्रेनाइट है। अलवर का ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। ठीक है, बांसवाड़ा में सिंथेटिक यार्न है, बारां में सोयाबीन है, बाड़मेर में इसबगोल है, भरतपुर में शहद और खाद्य तेल है, भीलवाड़ा में रेडीमेड गारमेंट डेनिस है, बीकानेर का सिरेमिक है, बूंदी में चावल है, चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट और मार्बल है। इसके अलावा चूरू में आपका वुड प्रोडक्ट्स हैं, लकड़ी के जो आपकी चीज़ें हैं वो। दौसा में कारपेट और स्टोन आर्टिकल्स हैं, धौलपुर में मिल्क पाउडर और स्किम्ड, डूंगरपुर में ग्रेनाइट मार्बल स्लेब, श्रीगंगानगर में गम पाउडर है। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत राजस्थान के 33rd डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें हैं वो ली गई हैं। गंगानगर में भी आपके ग्वार गम है। जयपुर में पोट्री, ब्लू पोट्री और ज्वेलरी एंड जेम्स हैं। तो ये जयपुर बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्धि है, आप पता है, और ज्वेलरी एंड जेम्स भी आपका जयपुर का ही है। जैसलमेर का है येलो मार्बल, स्लेब एंड टाइल्स, जालोर का मसाला और मोजड़ी जूती है।
झालावाड़ का संतरा है, सैंडस्टोन है। झुंझुनू का सैंडस्टोन प्रोडक्ट्स और वुड प्रोडक्ट्स भी हैं। जोधपुर का फर्नीचर हस्तशिल्प उत्पाद हैं। करौली का सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड। कोटा का एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक, कोटा डोरिया जो साड़ी है जिसे मंसूरिया साड़ी भी कहते हैं, ये कोटा की है। ग्रेनाइट और मार्बल मकराना की, नागौर का। पाली की जो सोजत वाली मेहंदी है ये है। राजसमंद का जो मोलेला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये टेराकोटा राजसमंद का है। सवाई माधोपुर का टूरिज्म। सीकर का फर्नीचर और एंटिक। सिरोही का साइलियम हस्क और टोंक का सैंडस्टोन। इस प्रकार से ये आपके इन जिलों के कुछ 33 जिलों के 33 आपके क्या हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उदयपुर की ग्रेनाइट मार्बल और प्रतापगढ़ का लसन और थेवा कला। ठीक है, तो ये आपको थोड़े से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल 1-2 बार पूछे भी गए हैं पहले भी, और आगे भी पूछे आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में हमने आपका दिमाग तो निश्चित रूप से खराब किया होगा, लेकिन यहाँ पर आपके सवाल भी निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर ध्यान से इत्मीनान से ये चीज़ें देखी है तो निश्चित रूप से आपको 1-2 दिन कल तक ही याद रखनी है, ज़्यादा आप बाद में याद ना रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को मेंटेन करें। इसकी PDF टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, तो एक बार आप एग्ज़ाम से पहले भी इनको एक बार और रिवीजन वीडियो देखने के बाद में उसका एक बार और रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपकी याद हो जाएगी। बाकी इकोनॉमिक रिव्यू बहुत लंबा चौड़ा है, उसको आप कहाँ पर और कैसे क्या पढ़ेंगे तो वो आपने खैर वो पढ़ा भी होगा, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है उससे इम्पोर्टेंट जो मक्खन है वो चीज़ मैं आपके साथ में आज लेकर आया, और इसके जो कुछ तथ्यात्मक कुछ फैक्ट्स हैं जिसका हमने डिस्कस किया, निश्चित रूप से आपकी तैयारी में मददगार होगी। आप सभी को कल के लिए हमारी ओर से, ओम डिजिटल स्टडी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी जो तैयारी आपने आज तक की है उस तैयारी पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहे, आश्वस्त रहे, और निश्चित रूप से आप अपने सफलता को प्राप्त करने में सफल सिद्ध होंगे। यही हमारी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं, शुभ इच्छाएं हैं। तो बिना किसी आप अवसाद में आए, आश्वस्त होकर के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में आप एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम से पहले आज वाली जो रात है वो आप अच्छी तरीके से नींद भी आपको पर्याप्त लेनी है, और एग्ज़ाम पर जाने से पूर्व उससे पहले जहाँ से आप एग्ज़ाम के लिए रवाना हो रहे हैं तो अपने घर से ही आपके एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ड्रेस कोड इत्यादि, वो चीज़ें आप सुनिश्चित करके ही जाएं। इसके अलावा एग्ज़ाम पर आप निश्चित समय से काफ़ी 1 घंटा तो पहले आपको प्रवेश है वो दिया जाएगा, तो उससे आप काफ़ी पहले ही जाएं ताकि आपको किसी प्रकार की और समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि जो वीक्षक होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उनके प्रति आपको किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना है वो नहीं रखनी है, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, कर देते हैं, तो फिर आपका और उनका दोनों का दिमाग खराब हो जाता है, और आपका पूरा का पूरा माइंड सेट है वो बिगड़ जाता है, और पूरा का पूरा एग्ज़ाम भी खराब हो सकता है। इसलिए आप बहुत शांत चित्त से अगर कुछ कह भी दें तो उनको आगे ना लेते हुए अच्छी तरीके से शांत चित्त और आत्मविश्वास के साथ में आप एग्ज़ाम देकर आएँ, और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा है वो बहुत ही अच्छी होगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और कल आने के बाद में आप पेपर है वो omdigitalstudy@gmail.com पर, या हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9660973529, इस पर आप व्हाट्सएप ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको समय पर और बेहतरीन तरीके से उनका विश्लेषण आपके सामने प्रोवाइड करवाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, थैंक यू।